नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 8 देखेंगे। इसके अंतर्गत उग्रवादी चरण का ये भाग 2 होगा। इसके अंतर्गत हम प्रमुख उग्रवादी चरण के नेताओं को देखेंगे। उसी के साथ बंगाल विभाजन की ओर भी आगे हम बढ़ेंगे। इसमें लाल बाल पाल की प्रमुख भूमिकाओं को तथा बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की। पिछले वीडियो में हमने उग्रवादी चरण के प्रमुख नेताओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, B.O. चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम भारती। ये उग्रवादी चरण के प्रमुख नेताओं के नाम हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज इन सभी नेताओं के बारे में विस्तृत से जानकारी देखेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हमारे लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो लाला लाजपत राय थे वो ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ये दोनों मूर्तियां हैं। इनके साथ इन्हें त्रिमूर्ति लाल बाल पाल के नाम से जाना जा सकता था। ये हमारे लाला लाजपत राय हैं, ये बाल गंगाधर तिलक और ये विपिन चंद्र पाल हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एल्गो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। ये हमने दयानंद जो विद्यालय DAV कॉलेज थे उनके बारे में पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। आप वो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को एक बार जरूर देखें। लोग जिन्हें आजकल DAV स्कूल व कॉलेज के नाम से जानते हैं, जहां जहां आपको DAV कॉलेज मिल जाएंगे वो यही हैं। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया और विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जो लाहौर में जो साइमन कमीशन का ये विरोध का नेतृत्व करता प्रमुख रूप से यही थे लाला लाजपत राय। चलिए आगे और देखते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय में और देखते हैं, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में ये बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज होता है उस पर ये बुरी तरह घायल होते हैं। इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील की काम करेगी। ये भी कहा था कि ब्रिटिश जो मेरे ऊपर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत की कील बनेगा। ये जो वाक्य है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से इनका देहांत हो जाता है। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। ये चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण परिवार से संपर्क रखते थे। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली मारकर उड़ा दिया जाता है। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को लाहौर में एक साप्ताहिक समाचार पत्र पीपल के नाम से निकाला जाता है, जिसे पीपल बोलते हैं। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें कौन सी थी? अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये आत्मकथा है इनकी। लाला जी की प्रसिद्ध रचनाएं यंग इंडिया थी, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण, मैजनी और गैरिबाल्डी, अन्य कई महापुरुषों की इन्होंने जीवनियां भी लिखी हिंदी भाषा में। इस प्रकार से कुछ लाला जी का व्यक्तित्व इस प्रकार रहा। अब अगले बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे। दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारतीयों में
शिक्षा का सुधार किया जा सके। लोकमान्य तिलक भारतीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों की विरोध किया गया। ये लोकमान्य तिलक है। धारा 124 के अंतर्गत राजद्रोह के मामले में 27 जुलाई 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले बर्मा जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर इन्हें जमानत के तौर पर बदरुद्दीन साहब होते हैं, वो इन्हें जमानत देते हैं। वो हमने पिछले वीडियो में भी एक बार देखा था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की, जिस कारण से उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। जो ये होम रूल लीग के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें लोकमान्य की उपाधि इसी कारण से मिलती है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ कर दिया। जो शिवाजी उत्सव तथा गणेश उत्सव इन्होंने चालू कर दिए, इसी के बहाने ये क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। त्योहार के माध्यम से देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। 1 अगस्त 1920 को बंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए इसी क्रम में और आगे देखते हैं। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। गांधी जी ने क्या क्या आधुनिक भारत के निर्माता थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का इनको जनक कहा। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न थी। द ओरियन के नाम से, द आर्किटेक्ट ऑफ वेदास, ये आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास, ये इसमें ये आर्यों के विषय में लिखते हैं। ये ब्राह्मणों के विषय में थोड़ी निंदा रखते थे। ब्राह्मणों से विचार इनके अच्छे नहीं थे, इसलिए ये आर्यों को भारत का नाम मान के उत्तरी ध्रुव का निवासी मानते थे। 1903 में ये निकालती है। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता रहस्य मांडले जेल में लिखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं, उसमें कमियों के बारे में। द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, ये 1887 में आती है। जो एथिक्स एंड द रिलीजन होती है 1887 में। वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, ये रचनाएं हैं इनकी। अगला है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल का जन्म एक बंगाली कायस्थ परिवार में श्री रामचंद्र पाल श्रीमती नारायणी के घर 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट जिले में पोइल नाम से हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। राजनीति में विपिन चंद्र शुरू में सुरेंद्र नाथ बनर्जी से प्रभावित हुए और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष के साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो हमने नरम दल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का प्रभाव देखा था, उन्हीं से ये प्रभावित होकर उनको अपना गुरु मानते तथा राजनीति में प्रवेश लेते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया। सन 1898 में विपिन चंद ने ब्रिटिश एंड फॉरेन यूनिटेरियन एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पर धर्मशास्त्रीय अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए। 1906 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किए जाने के 1 वर्ष बाद विपिन चंद ने राष्ट्रवादी दैनिक पत्र वंदे मातरम शुरू कर दिया। ये वंदे मातरम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है आगे चल के, इसके बारे में आगे कभी पढ़ेंगे। चलिए विपिन चंद्र पाल के बारे में। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में अरविंद घोष के विरुद्ध गवाही देने से इन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें 6 माह के लिए जेल में बंद कर दिया। जो अरविंद घोष हैं, उनके विरुद्ध इन्हें गवाही देने के लिए कहा जाता है, वो इन्हें मना कर देते हैं और इस कारण इन्हें 6 माह के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने पर वह बलात् निर्वासन अगस्त 1908 के अवधि काटने हेतु इंग्लैंड चले गए। इन्हें निर्वासन कर दिया जाता है। एक मासिक पत्रिका जनरल द हिंदू रिव्यू 1913 में इनके द्वारा निकाली जाती है। विपिन चंद्र पाल की मृत्यु 20 मई 1932 को हो जाती है। विपिन चंद्र पाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द
प्रेजेंट सिचुएशन। अगली है द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल एंड ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, स्टडी इन हिंदुइज्म। अगली है क्वीन विक्टोरिया, ये बायोग्राफी है क्वीन विक्टोरिया की। अगली है प्रमुख पत्रिकाएं इनकी कौन कौन सी हैं। परिदर्शक 1880 में, बंगाल पब्लिक ओपिनियन ये 1882 में, लाहौर ट्रिब्यून 1887 में, द न्यू इंडिया 1892 में, द इंडिपेंडेंट इंडिया ये 1901 में, वंदे मातरम 1906 1907 में बहुत लोकप्रिय होती है। अगली स्वराज 1908 1911 में, द हिंदू रिव्यू जो भी पीछे देखी थी 1913 में, द डेमोक्रेट 1919 1920 में, और बंगाली ये 1924 1925 में इनके द्वारा ये प्रमुख पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। चलिए अब अगले उग्रवादी नेता अरविंद घोष के बारे में देखते हैं। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय से अलग होकर पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। ये वंदे मातरम में ये सब ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ था। वंदे मातरम में बिपिन पाल, अरविंद घोष, ये सारे जो दल के नेता थे वो सब एक साथ थे। मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया गया था। उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन भाषाओं को शिक्षा ग्रहण की थी। 1896 से 95 तक इन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य रहने की तक रियासत की सेना, जो बड़ौदा रियासत थी उसकी सेना को क्रांतिकारी प्रशिक्षण देने की शिक्षा दी थी। सन 1926 में पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। वो हम बताया था, संन्यास ले लिया था इन्होंने, जो बम कांड वगैरह होते हैं उसके बाद में ये संन्यास लेकर चले जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री, यौगिक साधन, वंदे मातरम, ये याद रखिएगा। ये प्रमुख है। ये जो 4-5 का ग्रुप है ये वंदे मातरम में बार बार रिपीट होगा। कारा कहानी, जेल कथा है ये इनकी, जब जेल में रहते हैं। धर्म ओ जातीय, धर्म और राष्ट्रीयता इसको नाम से जानते हैं, धर्म और जातीय को। और अरविंदे पत्र, ये अरविंद के पत्र हैं, जो पत्राचार वगैरह के वो पत्र हैं। चलिए अब अगले क्रांतिकारी देखते हैं, चिदम्बरम पिल्लई। बीओ चिदम्बरम पिल्लई, इनका पूरा नाम क्या था। बल्ली नायंगम ओला नाथम चिदम्बरम पिल्लई, ये इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 5 सितंबर 1872 को ओट्टापीडारम तिरुनेलवेली जिले में हुआ था। इन्होंने 1894 में अपनी वकालत की परीक्षा पास की थी और 1895 में वकील बनने के लिए ओट्टापीडारम लौट आए। 1920 में चिदम्बरम ने महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1927 में फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और सेलम में आयोजित तीसरे राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। चिदम्बरम पिल्लई ने अपने अंतिम वर्ष गरीबी में बिताए। ये बहुत गरीबी में इन्होंने बिताए थे लास्ट में। 18 नवंबर 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तूतोकोरिन कार्यालय में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले हैं सुब्रमण्यम भारती जी। ये सुब्रमण्यम भारती हैं। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एक गांव एट्टमपुरम में एक तमिल ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उन्होंने सन 1897 में अपने चचेरी बहन चेल्लम के साथ विवाह कर लिया था। जो इनकी चचेरी बहन चेल्लम थी उनके साथ ये विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद सन 1898 में उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले जाते हैं। आज़ादी के आंदोलन में 20 नवंबर 1913 को वो जेल, माफ कीजिएगा, आज़ादी के आंदोलन में 20 नवंबर 1918 को वे जेल गए और मृत्यु इनकी कब हो जाती है। 11 सितंबर 1921 में
इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे जो उग्रवादी चरण के थे। अब उग्रवादी चरण से जुड़ी कुछ घटनाओं की ओर अग्रसर। उग्रवादी चरण की प्रमुख घटनाएं। आज उग्रवादी चरण की प्रमुख घटनाओं में केवल हम बंगाल विभाजन की चर्चा करेंगे, जहां से इसका टाइम पीरियड 1905 से प्रारंभ होता है। उसके बाद अगले वीडियो में बाकी घटनाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करने से वीडियो काफी लेंथी हो रहा था, इसलिए केवल बंगाल विभाजन को इस वीडियो में हमने कवर किया है। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा जाता है। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने यह प्रस्ताव लाया जाता है। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त को विरोध प्रारंभ हो जाता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी कुछ इस प्रकार थी। ये पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी थी। इसमें इस प्रकार से ये बीच में आपको लाइन जो दिख रही है, यहाँ से इसको काट के 2 भागों में अंग्रेजों द्वारा कर दिया जाता है। विभाजन का उद्देश्य बंगाली और भारतीय राष्ट्रवादियों को कमजोर करना था। यह बंगाल प्रेसिडेंसी को धर्म आधार पर विभाजित करने की एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, क्योंकि इधर मुस्लिम बाहुल्य था, इधर हिंदू बाहुल्य था, तो हिंदू मुस्लिम में तकरार पैदा करने के लिए ऐसा किया गया था। हालांकि इसमें बीच में हमने इस चीज की वर्णन नहीं किया। 1904 में कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका पूरा भरपूर सहयोग किया था, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जिससे पूर्व मुस्लिम बहुमत और पश्चिम में हिंदू बहुमत, जो पूर्व में था वो मुस्लिम बहुमत था जिसे बताया, और पश्चिम में हिंदू बहुमत था, जिसे राष्ट्रवादी कारण कमजोर हो सकता था। 1905 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने 7 मुस्लिम प्रमुख हस्तियों द्वारा समर्थित एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था। जो मुसलमान सहयोग थे उन्होंने कहा था हाँ बंगाल में विभाजन कर दो, और इधर हमारी, और यहाँ पे औपचारिक रूप से जो ढाका था वो राजधानी बनाने के लिए भी इसमें विचार किया गया था। पूर्वी बंगाल था, जिसमें पूर्व और पश्चिम में के मुसलमानों के विभाजन के उपाय का समर्थन करने का आग्रह किया गया था। ये मुसलमानों द्वारा किया गया था। पूर्वी में कौन था तब पूर्वी बंगाल, और आसाम था पूर्व भाग में, यह आसाम वाला पूरा क्षेत्र और पूर्वी बंगाल, और पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि बिहार और उड़ीसा उस टाइम इसी में रियासत में लगते थे। उसके बाद नीचे मद्रास रियासत थी। चलिए अब चित्र के माध्यम से इसे पूरा आप देख सकते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी का चित्र दिया गया है, आपको पूरा दिख रहा होगा। ये बंगाल प्रेसिडेंसी का चित्र है, ये आप देख सकते हैं। वर्तमान ये बिहार वाला क्षेत्र है, ये झारखंड वाला क्षेत्र, बाकी ये पूरा लगता हुआ उड़ीसा, ये कुछ क्षेत्र है, ये बंगाल पूरा आप देख सकते हैं। ये पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी थी उस समय की। इसमें बीच से ये अंग्रेजों द्वारा, ये आप देख सकते हैं चिन्ह, यहाँ से काटकर ये पूर्वी बंगाल और इधर पश्चिमी बंगाल के रूप में इसे विभाजित किया जाता है। इसका टोटल एरिया जो बंगाल में, पूर्वी बंगाल में था, वो इसमें 275,938 वर्ग किलोमीटर था, और पश्चिम बंगाल में 366,692 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये था। जब वो बराबर में इन्होंने बांटने का प्रयास किया था, फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करो, जो वेस्ट बंगाल था, पश्चिमी बंगाल जिसे बोलते हैं, ये बंगाल का हिस्सा, इसमें 16.67 मतलब हिंदू बाहुल्य था, और जो पूर्वी बंगाल था उसमें 58.06 मुसलमान बाहुल्य था। शेष क्रिश्चियनिटी भी थी, इसमें ज़्यादा स्तर शामिल थी। हिंदू की जनसंख्या कम थी, और जो पश्चिम बंगाल था उसमें हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। इस हिसाब से इन्हें काटकर जो आम जनमानस था, जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, उसे दबाने का अंग्रेजों द्वारा भरपूर प्रयास किया जाता है। चलिए इसी क्रम में आगे और बढ़ते हैं। इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। जो बंगाल विभाजन किया गया था बीच से, इसके जो प्रतिरोध स्वरूप जो होती है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होती है। इसके विरोध में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि भारत का एक भाग अलग कर दिया गया था, तो इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर और
रामेन सुंदर त्रिवेदी के आह्वान पर रक्षाबंधन दिवस 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, जो बंगाल एकता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था और ख़ास तौर पर मुसलमानों को इसमें राखी बांधी गई थी। ये आप देख सकते हैं, पश्चिम में रेड कलर से इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है और पूर्व में ग्रीन कलर से ये मुसलमान बाहुल्य को प्रदर्शित करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस अवसर पर प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो बांग्ला की जो विशेषताएं हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए बंगाली भाषा में अमार सोनार बांग्ला एक गीत लिखते हैं, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। जो बांग्लादेश यहाँ पे होगा वो राष्ट्रगान बनेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों का, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। जो हमारा भारत का जनगण मन है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, और जो बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है। इसके बाद आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रमुख नारा था स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। अब इसको देख लेते हैं। स्वदेशी, यह 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल से प्रारंभ की घोषणा की जाती है स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन के साथ ही बहिष्कार आंदोलन का भी प्रारंभ होता है। बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसमें अंग्रेजों की हर वस्तु का बहिष्कार किया गया। नाई धोबी बंद का आयोजन किया गया। लाला लाजपत राय और तिलक ने इसे पूरे देश में बहुत तेजी के साथ फैलाया। इसमें बहिष्कार आंदोलन किया गया, स्वदेशी अपनाओ। इसके अंतर्गत जो स्वदेशी चीजें थी उन्हें अपनाने की अपील की गई तथा अंग्रेजी चीजों को बहिष्कार करने की अपील की गई। चलिए इसी क्रम में आगे और बढ़ते हैं। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए समितियों की स्थापना की गई। अनुशीलन समिति अश्विनी कुमार दत्त द्वारा बनाई गई अनुशीलन समिति। अगली है एंटी सेकुलर सोसाइटी, ये कृष्ण कुमार मित्र द्वारा बनाई गई। ढाका अनुशीलन समिति, ये पुलिन दास द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार से ये समितियों का गठन किया जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय और नील रतन सरकार ने बंगाल में मिल्कस की स्थापना की। जो मिकलस थी उसकी स्थापना करते हैं। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। बंगाली भावना को खुश करने के लिए नीति के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दंगों के जवाब में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल को फिर से एकीकृत कर दिया। 1911 में क्या होता है, फिर से बंगाल को एकीकृत कर दिया जाता है जैसा पहले था। और वो जो विचारधारा क्रांतिकारी की उपज रही थी, पहले इन्होंने दबाने के लिए किया था, लेकिन उसका प्रतिरोध दिखा। इस कारण से ये क्या करते हैं, फिर से बंगाल को एक कर देते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के हिस्से के रूप में बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ। पहली बार तो अंग्रेजों ने किया था, लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन की जब मीटिंग होती है उसमें भारत के हिस्से की बात होती है, उसमें पाकिस्तान बनता है। उसी के साथ जो बंगाल वाला हिस्सा है वो भी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए आता है। इसका आधार केवल धार्मिक आधार था। पहले तो नाम मात्र का धार्मिक था, लेकिन इस बार प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक आधार था। पूर्वी बंगाल भारत के पश्चिमी भाग, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, जैसा कि आज भी मौजूद है, में मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों के साथ जुड़ गया, जिससे पाकिस्तान एक नया राज्य बन गया। पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान का एक मात्र गैर सन्निहित हिस्सा था। जो पूर्वी बंगाल था, ये वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान का हिस्सा जरूर था। ये महात्मा गांधी को भी इसी कारण से मारा गया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आम गलियारा घोषित किया था। जो जीटी रोड थी वो आम गलियारा के रूप में घोषित की थी। इस कारण से ही कुछ उग्रवादियों ने उन्हें गोली मार दी थी। का नाम बदलकर 1955 में पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। पहले तो पाकिस्तान ही था, हिस्सा गैर सन्निहित, लेकिन बाद में 1955 में इसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया और इसे पश्चिमी पाकिस्तान नाम दिया जाता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो उसी टाइम इंदिरा गांधी शायद उस टाइम प्रधानमंत्री होती हैं या नहीं, कुछ इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो इंदिरा गांधी के समय ही इस पे बांग्लादेश को
पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया जाता है और इसे बांग्लादेश नया राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में इसे बांग्लादेश के नाम से घोषित कर दिया जाता है। ये 1971 में कुछ आज़ाद होता है। इस प्रकार से ये बंगाल विभाजन की कड़ी थी। अगले वीडियो में आगे की घटनाओं को हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।